हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक कवर करेंगे सिख एवं अंग्रेज। इस टॉपिक का नाम है, यहाँ देखिए, सिख एवं अंग्रेज। तो आज मैं सिख एवं अंग्रेज को कवर करने जा रही हूँ। तो एक मिनट, आज हम सिख और अंग्रेज को कवर करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए थे, क्या कवर कर दिए थे, तो कवर कर दिए थे अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। इसको हम कवर कर दिए हैं प्लेलिस्ट में, आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में डाल दिए, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं सिख एवं अंग्रेज। यहाँ पे देखिए, ये रहा सिख एवं अंग्रेज। ये अब हम यहाँ पे देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको है? गुरु नानक को। और गुरु नानक प्रथम गुरु थे। सिख एवं अंग्रेज आज हम पढ़ रहे हैं। तो सिख जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है इससे 2-3 साल पर क्वेश्चन गुरु नानक वगैरह के बारे में पूछता है कभी कभी। तो देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। और ये जो थे बादशाह किसके? बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। सन 1469 की ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है। तो गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब होता है? 1469 में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आगे कह रहा है कि गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। और गुरु नानक जो है निःशुल्क लोगों के लिए भोजनालय स्थापित किए, उसको कहा गया गुरु का लंगर। नेक्स्ट है, जो आज भी लंगर लगता है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किए। गुरु नानक क्या स्थापित करते हैं? अनेक स्थान पर धर्मशाला, संगत और लंगर, जिसको पंगत कहते हैं, ये अनेक स्थानों पर गुरु नानक स्थापित करते हैं। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। और संगत एवं पंगत जो उन्होंने आयोजन करते थे, ये एक तरह से उनके लिए एक संस्था का काम किया, जहाँ पर जो उनका गुरु नानक जी को अनुसरण करते थे, वहाँ पे वो लोग रोज़ मिलते थे, प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। तो गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ हो गई? करतारपुर में। नेक्स्ट है, कमेंट में बताइएगा कि करतारपुर कहाँ है। नहीं पता होगा गूगल से सर्च कीजिएगा, और नहीं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम बताएंगे। हमारे इंडिया का पड़ोसी ही है। अब देखिए, नेक्स्ट है गुरु अंगद। 1539 से 52 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद जो थे 1539 से 52 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु, यानी कि पहले गुरु हैं गुरु नानक पहले गुरु हैं, और दूसरे गुरु कौन हैं? गुरु नानक। और दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद जो हैं दूसरे गुरु हैं। तो ये ध्यान रखना है, अंगद दूसरे गुरु हैं। नेक्स्ट है कि इनका प्रारंभिक नाम लहना था, और जो गुरु अंगद थे उनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किन गुरु का नाम जो है प्रारंभिक नाम लहना था? तो गुरु अंगद का। और ये जो सिख के ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, सिख के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और ये जो थे 1539 से 52 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु हुए। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थानीय बना दिया। और ये जो है गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को क्या बना दिया? अस्थाई बना दिया। आगे है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। 1552 से 1574, मतलब कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। और गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। और गुरु अमरदास जो हैं हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य करते हैं। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। और गुरु नानक ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति का भी प्रचलन किया, जिसको लवन कहा गया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदबाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को
बीबी भानी को एक कई गांव दान में दिए। मतलब कि अकबर जो है सिख धर्म का भी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि देखिए अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। अकबर ने गुरु अमरदास से कहाँ जाकर भेंट की? गोविंदवाल जाकर भेंट की, और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। किसको गांव दान में देते हैं? बीबी भानी को, और जो गुरु की पुत्री होती हैं। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। जो गुरु अमरदास हैं सिख के तीसरे गुरु हैं। अमरदास जो है कौन नंबर के गुरु हैं? अमरदास, ये तीसरे नंबर के गुरु हैं गुरु अमरदास। और ये जो है अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना करते हैं और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति करते हैं। कौन? तीसरे गुरु अमरदास। उसके बाद है बीबी के पति रामदास। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 सिखों के चौथे गुरु हुए। और बीबी के पति जो हैं रामदास, जिनको अकबर ने कई गांव दान में दिए थे, उनके पति रामदास जो थे वो सिख के चौथे गुरु होते हैं। चौथे गुरु कौन हो जाते हैं? रामदास चौथे गुरु हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रामदास चौथे गुरु हो जाते हैं और 1574 से 1581 तक होते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। अकबर ने किसको 500 बीघा भूमि देते हैं? बीबी भानी को। और गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अमृतसर नगर की स्थापना जो आज भी है किसने की है? तो गुरु रामदास ने। और इस पे अमृतसर नामक तालाब भी, जलाशय भी ये खुदवाते हैं। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरुपद को पैतृक बनाया। इससे पहले गुरुपद पैतृक नहीं था। अब जो है गुरुपद क्या हो गया? पैतृक हो गया, क्योंकि गुरु रामदास जो है अपने तीसरे पुत्र को अपना गुरुपद सौंप देते हैं। आगे है कि गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हो गए। चौथे गुरु रामदास थे और 5वें गुरु कौन हो गए? गुरु अर्जुन। यहाँ पे देखिए, एक मिनट देखिए। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 सिखों के 5वें गुरु हुए, जिन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। तो जो क्या कहते हैं, गुरु अर्जुन देव जो हैं उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करते हैं, और उस ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद जो प्रार्थनाएं किए गए थे और गीत क्या है उसी में संकलन है। किसमें? आदि ग्रंथ में। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रेरणा पद, प्रार्थना और गीत किसमें संकलित है? तो आदि ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। क्या क्या सम्मिलित किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ किसके बारे में उसमें किसके रचनाएं संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की रचना, नामदेव की रचना और रैदास की रचना। तो याद रखिएगा इन सब की रचना भी उसमें संकलित किया गया। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और फिर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण कराया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य किसका निर्माण करवाते हैं? हरमंदर साहब का। तो पूछेगा हरमंदर साहब का निर्माण किसने कराया अमृतसर जलाशय के मध्य? तो गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने ही आदि ग्रंथ भी लिखते हैं, जिसमें गुरु नानक के जो धार्मिक जो प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत उसमें संकलित करते हैं। कौन? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया, और जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसकी सहायता कर दिए थे कौन? गुरु अर्जुन, जिसके कारण से जहांगीर ने गुरु अर्जुन को 1606 में मरवा देता है। नेक्स्ट है सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 में हुए। सिखों के छठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद। और 5वें गुरु गुरु अर्जुन और छठे गुरु गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 तक। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया।
किसका निर्माण करवाया? इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर को किलाबंदी की। अब देखिए, जो सिखों के जो हैं ये सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हैं। कौन है? गुरु हरगोविंद। कब से कब तक रहे? 1606 से 1645 तक। और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, ये जो है गुरु हरगोविंद, ये सैन्य संगठन भी बनाते हैं और अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, इसका भी निर्माण करवाते हैं। और जो ये गुरु हरगोविंद हैं, 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था भी करते थे। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी भी की। और इन्होंने अमृतसर के क्या कर देते हैं? किलाबंदी कर देते हैं, किले से घेर देते हैं। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 61 तक रहे। ये सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? गुरु हरराय। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। इन्होंने किसको मिलने आने पर आशीर्वाद दिया? तो दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी में हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। और सिखों के जो 8वें गुरु हरकिशन हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, चेचक से हो जाती है। और 7वें गुरु कौन होते हैं? गुरु हरराय। 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 64 तक रहते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। और ये जो है हरकिशन, ये दिल्ली गए थे और ये गुरुपद क्या है इसके बारे में किसको समझाते हैं? औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य के राजा होते हैं औरंगजेब, उनको समझाते हैं गुरुपद के बारे में। नेक्स्ट है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तो गुरु तेग बहादुर। यहाँ पे देखिए, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए और 1664 से 75 ईस्वी तक रहे। ये इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। यानी कि इनसे कहा गया कि आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। किनसे? गुरु तेग बहादुर से। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किए। 1664 से 75 तक रहे, इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किए, जिसकी वजह से औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट क्या करते हैं? मरवा देते हैं, निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। मतलब सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 तक रहे ये। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना कहाँ? बिहार में। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहा? सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। मतलब यहाँ पे कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया तथा प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। मतलब कि ये देखिए, गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते हैं। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य करते हैं। पहले क्या क्या है? केस, क से केस, क से कंघा, क से कृपान, क से कच्छा, क से करा रखने की अनुमति देते हैं और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह का जो है गुरु गोविंद शाह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली कहाँ था? पाओता। नेक्स्ट है, इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को, यहाँ पे देखिए, यहाँ इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। किनको किनको? तो इनके 2 पुत्र जो थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार में चिनवा दिया था। किसने?
सरहिंद के मुग़ल फौजदार वजीर खान ने। ये तो बहुत गलत किया था इसने। नेक्स्ट है 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना करते हैं? खालसा पंथ की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने करते हैं? गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत करते हैं। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। क्या करेगी? अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। यहाँ पे देखिए, इसको हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरुबानी जो है किसका कार्य करेगी? सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हो जाती है? 1708 में। कौन करते हैं? नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बंदा बहादुर। इनका जन्म बंदा बहादुर के बारे में देखेंगे। और ये जो है इसमें सबसे देखिए यहाँ पे कह रहा था कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो सिखों के जो आदि ग्रंथ हैं उसको वर्तमान रूप किसने दिया? जिसको किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। और इसको वर्तमान रूप दिया गुरु गोविंद सिंह ने और कहा कि अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं कि बंदा बहादुर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे बंदा बहादुर इनका जन्म जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए कह रहा है बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा बहादुर के बारे में दिया है कि बंदा बहादुर का जन्म 1670 में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। और इनके पिता रामदेव भारद्वाज जो थे वो राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। अब बंदा का जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि पंजाब में क्या एक सिख राज्य स्थापित किया जाए। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। और यो सिख राज्य स्थापित करने के लिए जो बंदा बहादुर हैं लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए? तो बंदा बहादुर। नेक्स्ट है बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। और बंदा ने जो है सरहिंद के जो फौजदार हैं वजीर खां उसकी हत्या कर देते हैं। क्योंकि जो दो पुत्र होते हैं उनके ये किस गुरु के जो दो पुत्र होते हैं? गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन? फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को दीवार में ये बंदा वजीर खां चिनवा देता है। और इसलिए जो है ये बंदा बहादुर किसकी हत्या कर देते हैं? वजीर खां की हत्या कर देते हैं। यहाँ पे देखिए वजीर खां की हत्या कर देते हैं बंदा बहादुर। ये देखिए बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि कहा जा रहा है कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। नेक्स्ट है कि सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया था।
और शहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से भी विख्यात है, जहाँ पे बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट है बंदा की मृत्यु। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। यहाँ पे देखिए जो है बंदा की जब मृत्यु हो जाती है बंदा बहादुर की, तो सिख जो है कई छोटे छोटे, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हुआ। और जब सब बट गए थे तब क्या होता है कि एक हैं जिनका नाम है नवाब करपूर सिंह। उन्होंने 1748 में पहल करते हैं, अपील करते हैं कि सभी सिख टुकड़ी जो टुकड़े में बट गए हैं वो किस में विलय हो जाएं, दल खालसा में। तो सब किस में विलय हो जाते हैं, दल खालसा में विलय हो जाते हैं। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया, जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। और इसको 12 दलों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। किसको, दल खालसा को। और इसका नेतृत्व कौन करते हैं, जस्सा सिंह अहलूवालिया। इसे मिसल का कहा गया। और जो 12 दल में विभाजित हो गया उसको क्या कहा गया, उसको मिसल कहा गया। 12 दल में जो विभाजित हो गया उसको क्या कहा गया, तो उसको मिसल कहा गया। अब हम देखेंगे मिसल क्या है। मिसल का हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह मतलब कि मिसल जो है 12 मिसल में बट गया था दल खालसा। और मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था, सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट है इनके दादा चरत सिंह 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। और जो इनके दादा थे रंजीत सिंह के, उन्होंने 12 मिसलों में जो सुकरचकिया मिसल था उसको सबसे प्रमुख स्थान दिलाया। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1798-99 में रंजीत सिंह कहाँ का शासक बनते हैं, लाहौर का। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। और जो है यहाँ 1809 में जो चार्ल्स मेटकॉफ होते हैं अंग्रेज और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। नेक्स्ट है रंजीत सिंह का राज 4 सूबों में बट गया, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह का जो राज था कितने सूबों में बट गया, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था, फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री था दीनानाथ। नेक्स्ट है कि 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कब, 7 जून 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। तो देखिए अब तक युद्ध नहीं होता है, जब तक राजा रंजीत सिंह है ना तब तक 7 जून देखिए 1839 तक अंग्रेज के साथ युद्ध नहीं होता है, क्योंकि इनसे अंग्रेज भी डरता था और इसकी वजह से अभी युद्ध नहीं हो रहा। अब देखिए इनके 39 में मरने के बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 में होता है एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में होता है इनकी मृत्यु के बाद। अब है अंग्रेज एवं सिख के मध्य हुई संधि। अब जो है क्या होता है, युद्ध होता है फिर संधि होता है। अंग्रेज जो है पंजाब को अपने अंदर कर लेता है। जब तक राजा रंजीत सिंह है तब तक उनके अंदर रहता है पंजाब। तो अंग्रेज एवं सिखों के मध्य संधि हुई। लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को। भैरोवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास कहाँ मान लिया गया, पंजाब में मान लिया गया।
20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। और क्या होता है कि जो भैरोबाल की संधि में क्या होता है, राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। मतलब मान लिया गया कि जो अंग्रेज सेना अब कहाँ रहेंगे, पंजाब में ही रहेंगे। किसके संरक्षण में, राजा दिलीप सिंह के संरक्षण में। इतना आगे क्या होता है, 20 अगस्त, ये रंजीत सिंह के पुत्र होते हैं राजा दिलीप सिंह। 20 अगस्त 1947 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर दिया। और जो महारानी जिंदा है राजा दिलीप सिंह की पत्नी होगी या फिर उनकी माँ होगी। तो कह रहा है कि 20 अगस्त 1847 में महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया जाता है, शेखपुरा भेज दिया जाता है इनको। शेखपुरा कमेंट में बताइएगा कहाँ पे है, उसी के आसपास है, पंजाब के आसपास, बताइएगा कहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किसके के जो लड़ाई है उसको क्या कहा गया, चिलियानवाला की लड़ाई। और ये किसके बीच होती है, सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य होती है। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। और जब तक रंजीत सिंह थे तब तक सिख नहीं पराजित हुआ था, अब वो मर गए हैं। अब देखिए 1849 में बुरी तरह से सिख क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और कहाँ पे लड़ा जाता है, दूसरी जो है आंग्ल और सिख के बीच, तो चिनाब नदी के किनारे। कहाँ लड़ा जाता है, चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया है और इस युद्ध में वो हार जाते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया जाता है। और लास्ट में 1849 में संपूर्ण पंजाब का विलय किस में कर लिया जाता है, अंग्रेज अब वहाँ पे भी शासन करने लगते हैं पंजाब में भी। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और उन्हें कहा गया कि आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, कहाँ, इंग्लैंड जा कर के, और 50,000 उनको वार्षिक पेंशन दिया गया। अब वो इंग्लैंड में जाके शिक्षा प्राप्त करेंगे और वो पढ़ेंगे तो पैसा देंगे ना इंग्लैंड वाले को, तो वो भी फ़ायदा किसको, इंग्लैंड के ही हो रहा है यहाँ पे भी। अब देखिए सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब यहीं से जब से जाता है ना कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के पास, उसके बाद से फिर भारत नहीं आता है कोहिनूर हीरा। तो देखिए हमने आज अंग्रेज और सिख पढ़ लिए और अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल। आज हमने कवर किए, क्या कवर किए, तो अंग्रेज और सिख। यहाँ पे देखिए सिख एवं अंग्रेज हमने कवर कर लिए। इसमें हमने देखे कि कौन कौन गुरु हैं सिख के, कहाँ कौन राजा बने, उसके बाद सिख में कौन राजा बनते हैं। फिर हमने देखे कि अंग्रेज और सिख के बीच कौन कौन सी संधि होती है, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि। और फिर लास्टली देखते हैं कि रंजीत सिंह के मरने के बाद जो है 1849 में पूरी तरह से जो है सिख हार जाते हैं। 1849 में पूरी तरह से हार जाते हैं और फिर पूरे पंजाब का किसका कब्जा हो जाता है, पूरे पंजाब पे ये अंग्रेज का कब्जा हो जाता है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच।